हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया के बारे में बात। और ये जो है हमारे कक्षा 11 के जो इतिहास है, विश्व का इतिहास है, उसका पार्ट 2 है। और उसमें जो है 1 अंकों के प्रश्नों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 1 अंक के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो 3 अंक वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, वो 7 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उसका इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, और वो है मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि मेसोपोटामिया शब्द का मतलब क्या है ये बताना है हमारे को, और साथ ही साथ कि कौन सी जो नदियां हैं उनके बीच में बताना है, और जो है ये क्षेत्र आजकल कहाँ है। ये तो 3 पॉइंट हम लेके चलेंगे ताकि 3 अंक जो है हमारे को मिल सकें। तो यहाँ उत्तर जो है इसका इस प्रकार लिखेंगे। तो पहला जो इसका पॉइंट है वो है मेसोपोटामिया नाम जो है वो यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसोस, और जिसका मतलब होता है मध्य यानी कि बीच में, और दूसरा शब्द है पोटेमोस। तो पोटेमोस का मतलब होता है नदी। तो इन 2 शब्दों से मिलकर बना है मेसोस यानी कि मध्य, और पोटेमोस यानी कि नदी, यानी कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, उनके मध्य का क्षेत्र। जैसे हमारे यहाँ पे गंगा यमुना 2 नदियाँ हैं, तो जो गंगा के अंदर यमुना नदी मिल जाती है, तो बीच में जो क्षेत्र है उनके वो क्षेत्र जो है दोआब कहलाता है। इसी तरह से वो भारतीय भाषा में दोआब कहलाता है, लेकिन जो यूनानी भाषा है उसी में दोआब को जो है मेसोपोटामिया कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये इसमें बताएंगे कि ये कौन सी नदियों के बीच में है। तो इसीलिए मेसोपोटामिया शब्द जो है वो क्या है, दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती के लिए माना जाता है। कि उपजाऊ धरती इसलिए क्योंकि नदियाँ जो उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं, और उनसे ये क्षेत्र बना है। जो नदियों में बाढ़ आने पर मिट्टी जो है वहाँ बिछ जाती है, काफ़ी उपजाऊ होती है, तो इसीलिए जो है ये इस उपजाऊ धरती को नाम जो दिया गया, जो 2 नदियों दजला और फरात के बीच है, वो उसका नाम है मेसोपोटामिया। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये ऐतिहासिक भूमि आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है आपके पास आया। अब दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं कि मेसोपोटामिया में जो है सामान का आयात निर्यात किस प्रकार होता था। तो यहाँ आयात और निर्यात शब्दों को स्पष्ट कर दें। तो आयात का मतलब होता है कि किसी देश में दूसरे देश से जो सामान मंगाया जाता है उसे आयात करना कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इंपोर्ट बोलते हैं। और निर्यात का मतलब होता है कि अपने देश में तैयार कोई सामान या कच्चा माल वगैरह या तैयार माल अगर बाहर किसी देश को भेजा जाता है, और उसके बदले में जो है हम जो धन लेते हैं या कुछ और सामान मंगाते हैं, तो जो सामान बाहर भेजा जाता है वो जो है निर्यात कहलाता है, जिसे इंग्लिश में एक्सपोर्ट कहते हैं। तो निर्यात और आयात जो है इसकी बात करेंगे। तो यहाँ जो है किन चीज़ों का वो आयात निर्यात करते थे, तो ये है कि आयात किन चीज़ों का करेंगे। आयात उन चीज़ों का किया जाता है जिनकी हमारे यहाँ कमी होती है, और निर्यात उन चीज़ों का किया जाता है जो हमारे यहाँ बहुतायत से पाए जाते हैं। तो मेसोपोटामिया में जो है किन चीज़ों की कमी थी, खनिज संसाधनों की कमी थी। तो और साथ ही साथ लकड़ी भी वहाँ कम मिलती थी। तो क्योंकि वन क्षेत्र कम था, वहाँ पे जो है घास के मैदान तो थे, और लकड़ी जो मिलती थी वो लकड़ी या तो खजूर की होती थी या पॉपुलर पेड़ की होती थी, जो कि ज़्यादा मजबूत नहीं होती थी, इसलिए वो लकड़ी का आयात करते थे। इसके साथ ही जो है कांसा बनाने के लिए तांबा रांगा की ज़रूरत पड़ती थी, और गहने वगैरह बनाने के लिए चांदी सोना और सीपी वगैरह जो है वो उनको चाहिए होती थी, कीमती पत्थर चाहिए होते थे। तो ये सब चीज़ें वो अपने पड़ोसी देशों तुर्की और ईरान से आयात करते थे। और जो है उनके यहाँ बहुतायत से क्या होता था, उनके यहाँ कृषि उत्पाद होते थे, क्योंकि ज़मीन काफ़ी उपजाऊ थी। आसपास के सभी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो कृषि उत्पादन होता था वो यहाँ होता था। तो कृषि उत्पादों को और कपड़ा वगैरह वो जो है ज़्यादा होता था। तो इन सामान के बदले वो ये चीज़ें बाहर दूसरे देशों को निर्यात करते थे।
अब तीसरा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में भाषा के इस्तेमाल का वर्णन कीजिए, यानी कि किस प्रकार की भाषा थी, कौन सी भाषा थी, उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर इस प्रकार देंगे कि भाषा का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने में किया जाता था। मतलब कि लिखा पढ़ी करते थे, किसको क्या दिया क्या नहीं दिया। हमने पढ़ा है कि यूरोप के जो मंदिर के अंदर जो है वो कई चीज़ों का जो वितरण किया जाता था, उसका हिसाब किताब जो है वो वहाँ पर लिखा करते थे मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर। और दूसरा जो है कि शब्दकोश बनाने में, क्योंकि भाषा का विकास हो रहा था तो इसलिए जो नए शब्द बन रहे थे उनका शब्दकोश बनाने के लिए, डिक्शनरी बनाने के लिए भी इनका लेखन कला का उपयोग किया जाता था। और तीसरा जो है भूमि हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, क्योंकि भूमि अगर किसी को जो है भूमि हस्तांतरण का मतलब होता है किसी दूसरे को सौंप देना, दूसरे को उसका मालिकाना हक दे देना, तो वो किस प्रकार से अपनी भूमि पर मालिकाना हक स्थापित करेगा, तो उसके लिए जो है उसको पट्टिका लिख के दी जाती थी और उससे जो है वहाँ पर कानूनी मान्यता हो जाती थी। तो भूमि हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए ये लेखन का इस्तेमाल किया गया। और कानूनों में परिवर्तन करने के लिए, यानी कि जो कानून में परिवर्तन होता था उससे जनता को अवगत कराने के लिए जो है लेखन का, भाषा का उपयोग होता था। और राजा के कार्यों का वर्णन करने के लिए, क्योंकि राजा जो जनता के हित में कार्य करता था, मंदिरों वगैरह को जो दान देता था और जो नए आदेश बनाता पारित करता था, वो सब जो है लेखन के द्वारा भाषा के उपयोग करते हुए लोगों तक पहुंचाए जाते थे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि मुखिया अपने आसपास लोगों को क्यों बसाता था, तर्क दीजिए। ऐसा देखा गया कि मेसोपोटामिया में जो गांव के मुखिया होते थे, मुखिया वर्ग होता था, वो क्या करता था, अपने जो है निवास स्थान के आसपास ही आम जनता को बसा लेते थे, वहीं उनको रहने देते थे। तो ये कि क्यों होता था, इसके बारे में हमें समझाना है। तो जब भी शत्रु अगर हमला करता था, क्योंकि स्थायी सेना वो नहीं रखते थे, तो आवश्यकता पड़ने पर यही जो पड़ोसी, उसके पड़ोस में जो लोग होते थे, वो अपने क्षेत्र और देश की रक्षा करने के लिए युद्ध में उसका मदद करते थे। तो सेना तैयार उसको वहाँ से मिल सकती थी जल्दी ही, अगर वो उनके आसपास ही रहते थे। इसलिए वो अपने आसपास लोगों को बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे। और दूसरा कारण ये है कि आसपास बसने से आपस में वो खुद को सुरक्षित भी महसूस करते थे, क्योंकि आसपास अपने ही लोग अगर एक साथ रहते हैं तो हमें उससे सुरक्षा का एहसास होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिख पाते थे, तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो उत्तर ये, तो मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग इसीलिए पढ़ पाते थे क्योंकि संसाधन जो थे वो बहुत कम विकसित थे। और बहुत कम विकसित का मतलब है विद्यालय बहुत कम थे, और साथ ही साथ जो है पट्टिकाओं पे लिखना भी एक दुष्कर कार्य था, क्योंकि पट्टिकाओं को मिट्टी से गूंथ कर बनाना पड़ता था और उन्हें सूखने से पहले ही उस पर जो है सरकंडे से, तीखे सरकंडे से उकेर कर उस पर शब्द जो है कीलाकार चिन्ह बनाने पड़ते थे, जो कि बहुत कला का काम होता था। इसीलिए जो है ये कार्य हर कोई नहीं कर पाता था, इसलिए शिक्षण कार्य बहुत मुश्किल कार्य था। इसलिए शिक्षकों का भी अभाव था, विद्यालयों का अभाव था, इसलिए कम लोग पढ़ पाते थे। और दूसरा जो कारण है वो ये है कि उनकी जो लिपि थी वो क्या थी, प्रतीकों और चिन्हों की थी, और उसमें सैकड़ों की संख्या में चिन्ह होते थे जो कि बड़े पेचीदा होते थे, और उसको जो है याद रखना और उसे बना पाना जो है हर किसी के लिए संभव नहीं था। ये बहुत ही उच्च बुद्धिमत्ता का वाला व्यक्ति ही इसको कर पाता था। इन दो वजहों से, संसाधनों की कमी और दूसरा लेखन कला मुश्किल होना, लिपि का दुष्कर होना और चिन्हों का बहुत अधिक होना और पेचीदा होना, क्योंकि उनकी लिपि जो थी काफ़ी चित्रलिपि टाइप की थी, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, मारीनगर के राजमहल की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ जो है मारी के महल के बात करते हैं, राजमहल, वो कई कामों में लाया जाता था, मल्टीपर्पज़ था। तो मारीनगर का जो
विशाल राजमहल था वहाँ शाही परिवार का निवास स्थान था, यानी कि शाही परिवार उसमें रहता था। और दूसरा ये है कि ये राजमहल जो है वहाँ पर ऑफिस भी मिले हैं, कार्यालय मिले हैं, तो ये प्रशासन का केंद्र भी होता था। इसके अलावा जो है कीमती धातुओं का निर्माण और जो है वहाँ पे गहनों वगैरह का जो है निर्माण भी किया जाता था। तो कीमती धातुओं से जो है निर्माण कार्य वहाँ का केंद्र भी महल के अंदर ही था। तो इस तरह से ये 3 चीज़ों में काम में आ गया, एक राज परिवार के निवास के लिए, और कीमती धातुओं को से जो है गहने वगैरह बनाने के लिए, कीमती सामान बनाने के लिए, और साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यालय के रूप में। और इसके साथ ही ये था कि वहाँ पर जो है राजा जो है काफ़ी अच्छे तरीके से भोजन करते थे, और उनको भोजन में उनके मेज़ के ऊपर जो है रोज़ भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ, आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा और बियर आदि रखे जाते थे। इसका मतलब राजा जो थे और राजा का परिवार और उसके मित्र आदि जो है वो काफ़ी ऐशो आराम के साथ महल में रहते थे। तो ये 3 के अलावा एक और कारण जो है वो बता रहे हैं एक्स्ट्रा। आप इनमें से कोई एक जो है छोड़ के तीसरे को भी जो है मतलब उसे एक को हटा के ये चौथे वाला कारण तीसरे की जगह लिख सकते हैं। वो ये लिख सकते हैं कि इस विशाल महल में 260 कक्ष थे। तो ये काफ़ी बड़ा महल था और इसकी विशालता के बारे में वर्णन इससे किया गया है। और एक पॉइंट आप और भी लिख सकते हैं, दीवारों पर जो है इतनी सुंदर आकृतियां बनाई गई थी, भित्ति चित्र बनाए गए थे कि उनको देखने के लिए दूर दूर से जो है लोग लालायित रहते थे देखने आने के लिए। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन जो है शहरी जीवन की विशेषता है, इस पे 3 बिंदु दीजिए। यानी कि श्रम विभाजन का मतलब है कि एक ही व्यक्ति सारा काम नहीं करेगा, बल्कि सब कामों को बांट कर किया करना जो है वो शहरी जीवन की एक मजबूरी है। उसके ऊपर जो है ये प्रश्न है। तो यहाँ जो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि नगर के सब लोग जो है वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है, संपूर्ण नहीं है, और प्रत्येक काम के लिए या वस्तु के लिए उन्हें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसका एक उदाहरण जैसे हम देते हैं कि पत्थर की मूर्ति तराशने वाला जो मूर्तिकार है उसको अपने औजार जो चाहिए होते हैं वो उस टाइम, क्योंकि कांस्य युग था तो कांस्य के औजारों की आवश्यकता पड़ती थी। अब क्योंकि उसको पत्थर उकेरना, उस पर नक्काशी करना तो आता है, लेकिन औजार बनाना नहीं आता। तो औजार बनाने के लिए जो है वो दूसरे शिल्पकार पे जो औजार बनाता है उस पर निर्भर करेगा। इसी प्रकार से जो है जो कांसे का औजार बनाने वाला भी अपने आप ही सारी चीज़ों का, कच्चे माल का ज़रूरत जो उसको पड़ती है वो कहाँ से लाएगा। तो उसे तांबा और रांगा जो है जो कांसे बनाने के लिए काम में लिया जाता है तो उसकी आवश्यकता होती थी। साथ ही साथ उनको गर्म करने के लिए, तपाने के लिए लकड़ी के कोयले की भी आवश्यकता होती थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नगर में जो है कोई भी व्यक्ति अपने आप में है वो संपूर्ण नहीं होता, और शहरी जीवन की ये विशेषता होती है कि सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और उनको जो है एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती रहती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।